नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज 21 अक्टूबर है। बहुत खास दिन है भारत की राजनीति के लिए। आज की जो सत्तारूढ़ पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी केंद्र में सरकार है, 16 राज्यों में सरकार है, ये पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती दल या पूर्ववर्ती पार्टी, जिसका नाम जनसंघ था, उसका स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की ही एक तरह से संतति है और जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती पार्टी है या कहें मात्र संगठन है। जनसंघ से निकलकर ही भारतीय जनता पार्टी बनी। आज जनसंघ की स्थापना और उसकी रीति नीति, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में जनसंघ का परिवर्तन और उसकी कार्यनीति, उपलब्धियां, इस पर चर्चा करना समीचीन होगा, आवश्यक भी होगा, समय की जरूरत भी होगी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जनसंघ जिन उद्देश्यों को लेकर बनी, जिन नीति और सिद्धांतों को लेकर खड़ी हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी उन नीतियों पर चल रही है और उन्हें कितना पूरा किया है या उन नीतियों को कुछ छोड़ा भी है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं जनसंघ का इतिहास। दिल्ली में एक स्थान है, राधोमल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। इस विद्यालय में 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस हुई या सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन 20 अक्टूबर को शुरू हुआ और उसमें देश के कुछ प्रमुख राजनीतिक, बुद्धिजीवी और संघ के प्रचारक एकत्रित हुए। इस 2 दिन के सम्मेलन में ये तय हुआ, ये तारीख थी 20 अक्टूबर 1951, यानी कि कल के दिन, और आज है 21 अक्टूबर। तो ये 2 दिन का जो एक कॉन्फ्रेंस थी या विचार मंथन था, इसका मूल विषय था, क्योंकि 1951 में कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस ही एकमात्र दल था जो राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव रखता था, सत्ता में भी था। तो विचार हुआ कि हिंदुत्व की विचारधारा को राजनीति में प्रभावी बनाए रखने के लिए हिंदुओं के जो हित हैं और राष्ट्रवादी जो विचार है, उसका राजनीति में प्रभुत्व हो, प्रभाव हो, इसके लिए एक दल की आवश्यकता है। हालांकि एक दल पहले से मौजूद था जो इसी विचार पर चलता था, उसका नाम था हिंदू महासभा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो तत्कालीन उस समय के सरसंघ चालक थे, माननीय गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, उनकी प्रेरणा से और संघ के कुछ अन्य प्रचारकों के विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि हमें राजनीति में भी आना चाहिए। एक विचारशील संगठन हिंदुत्व को आधार मानकर हिंदुत्व और राष्ट्रीयता की विचारधारा को आगे लेकर बढ़ने वाले एक राजनीतिक दल की आवश्यकता है, ये अनुभव किया गया। तो 21 अक्टूबर को इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद एक दल का गठन हुआ। इस दल को नाम दिया गया भारतीय जनसंघ। इसके जो प्रारंभिक संस्थापक सदस्य थे, उनमें सबसे प्रमुख नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जान लेते हैं। उनका संबंध पहले हिंदू महासभा से था। वे कांग्रेस के नेहरू जी की सरकार में मंत्री भी रहे, ये भी संस्थापक सदस्य थे। और जब वे दल बना, उसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये पश्चिम बंगाल से आते थे। इसके अलावा जो अन्य संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, उनके नाम भी जानना जरूरी है। इसमें संघ के प्रचारक
जगन्नाथराव जोशी, भाई महावीर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये प्रमुख नाम उसमें थे जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी। और 21 अक्टूबर 1951 को एक दल का उद्भव हुआ जिसका नाम है भारतीय जनसंघ। जनसंघ ने अपने प्रारंभिक काल से पूरे देश में प्रभाव छोड़ा और देश भर में लोग जुड़े भी। लेकिन शुरुआत में ये दल, इसकी छवि बनी कि ये शहरों की पार्टी है, लेकिन धीरे धीरे जनसंघ ने अपना प्रभाव बढ़ाया। जनसंघ को जो चुनाव निशान मिला वो दीपक था। दीपक निशान को लेकर देश भर में ये पार्टी आगे बढ़ी। विचारधारा आधारित पार्टी थी। पार्टी के जो मूल सिद्धांत थे वो हिंदुत्व था और राष्ट्रीयता, दो मूल सिद्धांत थे। इसके अलावा जो इन्होंने लक्ष्य तय किए थे उसमें एक बहुत प्रमुख मांग थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए। धारा 370 हटाना एक प्रमुख मांग थी। समान नागरिकता का मुद्दा था। और बाद के समय में, शुरुआत में नहीं लेकिन 80 और 90 के दशक में जो मांग जुड़ी वो राम जन्मभूमि को मुक्त कराने की थी। जनसंघ का एक राजनीतिक इतिहास धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और सफलता भी समय समय उनको आगे मिलती रही। पहले जान लेते हैं कि जनसंघ का जो काल रहा, ये जनसंघ 1951 से शुरू होकर 1980 तक जनसंघ का लगभग अस्तित्व रहा, या 80 ना कहा जाए, उसको कहा जाए कि 1977 तक उसका अस्तित्व रहा। क्योंकि 1977 में 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी तो जो चुनाव हुआ पहला 1977 में इमरजेंसी के बाद वाला, उसमें जनसंघ ने एक राष्ट्रीय दल बने जनता पार्टी में विलय कर लिया था, यानी अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया था। और इसके नेता जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सरकार बनी थी 1977 में, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और जनसंघ के तत्कालीन वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री बने थे। लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे। लेकिन ज्यादा समय तक जनता पार्टी में जनसंघ नहीं रह पाई। जनता पार्टी के नेताओं ने, जो सोशलिस्ट नेता थे, विशेष रूप से मधु दंडवते, मधुलिमय, राजनारायण, एक बात उठी कि दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनसंघ के नेताओं पर आरोप लगाए जाने लगे और कहा जाने लगा कि ये जो नेता हैं जनसंघ के, जनता पार्टी में, इनकी सदस्यता दोहरी है। यानी दोहरी सदस्यता मतलब जनता पार्टी के भी सदस्य हैं और ये आरएसएस के भी सदस्य हैं। इन्हें एक जगह रहना चाहिए, एक सदस्यता होनी चाहिए। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंघ दल था पूर्ववर्ती, उनके नेताओं ने तय किया कि हम जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे और 1980 में अलग हुए और इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी का थे। सबसे पहले आप जान लेते हैं जनसंघ की शुरुआत से लेकर और जनता पार्टी बनने तक के जनसंघ की राजनीतिक उपलब्धियों का सफर कैसा रहा, यानी कि लोकसभा के चुनाव में इनकी परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर पर कैसी रही। सबसे पहला चुनाव 1951 में ही हुआ। इस चुनाव में जनसंघ मैदान में उतरी और उसने चुनाव लड़ा। उसमें जनसंघ ने जो प्रत्याशी खड़े किए, इस जो ये डाटा है जनसंघ के सफर का, इसको हम पढ़ के आपको बताएंगे। सबसे जो पहला चुनाव था 1951 का, उसमें 94 स्थानों पर जनसंघ ने अपने प्रत्याशी उतारे देश भर में। इसमें से मात्र 3 पर इन्हें सफलता मिली और 3.08% मत पूरे देश में मिला। यानी कि पहले चुनाव में ही जनसंघ ने 3 सीटें जीती। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस जीती। 1957 में दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ।
इसमें जनसंघ ने अपनी सीटों पर बढ़ोतरी की और 130 स्थानों पर चुनाव लड़ा। 130 में से जनसंघ ने 4 सीटें जीती, यानी पिछले के मुकाबले 1 सीट अधिक जीती, और इन्हें जो वोट मिला वो 5.97% था, यानी कि लगभग 3% के मत प्रतिशत में जनसंघ ने बढ़ोतरी कर ली 5 साल के अंदर। तीसरा चुनाव 1962 में हुआ। जनसंघ ने 196 स्थानों पर प्रत्याशी उतारे लोकसभा में और 16 कैंडिडेट इनके जीते, यानी 16 सांसद जीत कर आए। 62 के चुनाव में इनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ और इनको 6.04% वोट मिले, यानी कि वोट के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई और सीटें भी बढ़ी। 1967 का चुनाव, इसमें जनसंघ ने 149 स्थानों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए, जिसमें इन्हें 35 सीटें मिली। पहली बार जनसंघ को एक अच्छी सफलता मिली और 9.31% मत मिले। इसके बाद जो चुनाव हुआ ये 1971 का था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, कांग्रेस की लहर थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस चुनाव में जनसंघ की सीटों में फिर कमी हुई। जनसंघ ने 157 सीटों पर हालांकि चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र 22 सीटें जनसंघ जीत पाई और 7.35% वोट मिले, यानी कि 2% मतों में भी जनसंघ के गिरावट हुई, कम हुई। इसके बाद 1977 का चुनाव आता है। 1977 के चुनाव में 1974 से और 77 के बीच का जो समय है ये बहुत ही क्रांतिकारी समय था और लोकतंत्र पर ग्रहण का समय था। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगा दिया था, सारे अधिकारों का हनन कर दिया था, सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश हुई थी। इसे लोकतंत्र का काला अध्याय भी कहा जाता है या तानाशाही का युग भी कहा जाता है। इसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन खड़ा हुआ, बिहार से शुरू हुआ। संपूर्ण क्रांति के नाम से जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल हुआ और ये सफल आंदोलन रहा। इस आंदोलन की बदौलत देश भर में जो माहौल बना, उसके बाद कांग्रेस ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि वो चुनाव कराएंगे। 1970 में लोकसभा चुनाव हुआ। इसके पहले जो सभी राजनीतिक दल थे, अधिकांश नेता जेल में थे विपक्ष के। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमय, मधु दंडवते, बीजू पटनायक, राजनारायण, इन सब वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर एक दल बनाया और ये दल बना लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से। इस दल का नाम रखा गया जनता पार्टी। जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ा, लेकिन लोकसभा के इतिहास में ये दल बीएलडी के नाम से, भारतीय लोकदल के नाम से ही दर्ज है, क्योंकि जनता पार्टी ने पार्टी तो बना ली, लेकिन चुनाव आयोग में जो रजिस्टर्ड दल था वो चौधरी चरण सिंह का बीएलडी था, भारतीय लोकदल था। उसका निशान था हलदर। तो उसी निशान पर देश भर में चुनाव हुआ और लोकसभा का जो रिकॉर्ड है, जो चुनाव का जो डाटा है, उसमें भी बीएलडी के नाम से ही दर्ज है, जनता पार्टी का नाम उसमें नहीं है। इस चुनाव में सभी ने मिलकर चुनाव लगा, सीटों की शेयरिंग, आपस में सीटों का बंटवारा हुआ और सरकार बनी, चुनाव जीती। 1977 का जो चुनाव हुआ, इसमें जनता पार्टी ने, यानी बीएलडी के चुनाव चिन्ह पर, हलदर पर चुनाव लड़ा था। इसमें 405 स्थानों पर कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए संयुक्त रूप से और 295 सीटें जीती और 41.84% इन्हें वोट मिला, यानी लगभग 42% वोट इन्हें देश भर में प्राप्त हुआ। सरकार बनी
जनता पार्टी के नाम से। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं, ये प्रयोग विफल हो गया, वही दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर। सबसे पहले इससे चौधरी चरण सिंह अलग हुए। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से हाथ मिलाया और जनता पार्टी से अलग होकर वो प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने उनको 1979 में प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह नहीं पाए। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया, समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। एक तरह से 3 साल में ही इस प्रयोग का पराभव हो गया, यानी कि ये प्रयोग फेल हो गया। और जनता पार्टी जो देश में एक अभियान के बाद बनी थी, एक क्रांति के बाद बनी थी, वो 3 साल ही सत्ता में रह पाई। 1980 का चुनाव हुआ। 1980 का चुनाव जो जनसंघ के नेता थे, इन्होंने जनता पार्टी के रूप में ही लड़ा, यानी चंद्रशेखर जी की जो जनता पार्टी थी, इसके अध्यक्ष चंद्रशेखर थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा 1980 का। और तब तक एक दल जो सेकुलर के नाम से जनता पार्टी के रूप में उभर कर आया, ये वो नेता थे जो जनता पार्टी के ही थे, लेकिन सोशलिस्ट विचारधारा के थे, ये अलग हो गए थे। तो दो जनता पार्टी ने 1980 का चुनाव लड़ा, इसमें ये पराजित हुए, कांग्रेस की जीत हुई, इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इस रूप में जो जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने जो चुनाव लड़ा, उसमें 433 स्थानों पर जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे 1980। इसमें से 31 जीते और इन्हें 18.97% वोट मिले। यानी कि जो जनसंघ की बाद की जो जनता पार्टी थी, जिसमें अटल जी मुख्य रूप से नेता थे, इसको इसमें जो सीटें मिली वो 31 थी। लेकिन 1980 के बाद जनसंघ के नेताओं को ये लग गया कि जनता पार्टी में रहने से कोई लाभ नहीं है और जनता पार्टी का कोई आगे भविष्य भी नहीं। इन्हें अपने फिर से मूल विचारधारा की तरफ लौटना पड़ेगा। इस विचार के बाद भारतीय जनता पार्टी का 1980 में गठन किया गया, या भारतीय जनता पार्टी के नाम से नया दल बनाया गया। इस दल में जो नेता बने या अध्यक्ष बने वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य नेता भारतीय जनसंघ के भी थे और जनता पार्टी में भी थे। विदेश मंत्री के रूप में भी उनकी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत अच्छी पहचान थी। लेकिन जब जनता पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी बनी, तो उन्होंने भारतीय जनसंघ के नाम से दोबारा राजनीति करना तय नहीं किया, जनसंघ के नाम को छोड़ दिया और नए नाम से राजनीति करना तय किया। नया चुनाव चिन्ह भी तय किया। दीपक के स्थान पर इन्होंने कमल को अपना निशान बनाया और विचारधारा में भी मामूली रूप से परिवर्तन या उदारता दिखाई, या कहा जाए कि थोड़ा सा टर्न लिया राजनीति के इस समय के हिसाब से। यानी कि जो कठोर हिंदुत्व की विचारधारा पर राजनीति जनसंघ कर रही थी, उसको इन्होंने, अटल जी ने एक नया नाम दिया, उसका नाम था गांधीवादी समाजवाद। यानी कि अटल जी की पार्टी या भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद को लेकर आगे बढ़ी। 1980 में बनी पार्टी ने जो पहला चुनाव लड़ा, ये 1984 का चुनाव था। 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, या कहा जाए अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन 1984 के चुनाव में ही किया। माने कि जनसंघ के उद्भव से भी खराब। जनसंघ जब बनी थी तो पहली बार 1951 के चुनाव में भी 3 सीटें जीती थी, लेकिन 1984 के चुनाव में केवल 2 सीटें इन्हें मिली, और ये दोनों सीटें गुजरात से मिली थी। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी और पूरे देश में इसे पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता निराश नहीं हुए, उन्होंने अपना काम जारी रखा, विचारधारा भी अपनी जारी रखी, और एक बार फिर देश में 1984 के चुनाव के बाद 1989 आते आते
देश की राजनीति में फिर करवट ली और नए समीकरण बनने शुरू। ये वही दौर था जब 1982 और 84 के बाद श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन भी शुरू हो चुका था। आंदोलन की शुरुआत राम जन्मभूमि पर लगा ताला खोलने के मांग के साथ हुई थी। उसके कुछ दिन बाद ही आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया और फिर से हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ धीरे धीरे लौटने लगी। गांधी जी के विचारधारा में भी विश्वास और हिंदुत्व में भी विश्वास। इसके साथ ही 1989 का चुनाव जब आया तो तब तक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थी। देश के प्रधानमंत्री 1985, 84, 85 के चुनाव के बाद राजीव गांधी बने थे। राजीव गांधी जिन परिस्थितियों में बने थे वो परिस्थितियां भी कांग्रेस के लिए बहुत विषम थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उस हत्या के बाद का ये चुनाव था, इसलिए बहुत बड़ी सहानुभूति की लहर थी कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस ने भी अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत इसी चुनाव में दर्ज की। लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही विद्रोह शुरू हुआ। 1984 के बाद जो सरकार बनी थी उसमें बीपी सिंह भी विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्री थे। चुनाव होते होते बीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच संबंध खराब हो गए। एक मुद्दा उठा बोफोर्स का। बोफोर्स में दलाली का मामला उठा और ये मुद्दा उठाया बीपी सिंह। इसको लेकर बीपी सिंह कांग्रेस से अलग हुए, कुछ और नेता उनके साथ अलग हुए, जिसमें सतपाल मलिक भी थे, आरिफ मोहम्मद खान भी थे। कई प्रमुख नेता थे जिन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और बाहर आए। देश भर में आंदोलन चला। एक मोर्चा बनाया बीपी सिंह ने। इस मोर्चे का नाम था जन मोर्चा। जन मोर्चा के नाम से राजनीति उन्होंने शुरू की। और जब चुनाव का समय आया 1989 का, उसमें 1989 के चुनाव में इन्होंने दल बना लिया और उसका नाम रखा गया जनता दल। इस दल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी तालमेल किया और चुनावी तालमेल में भारतीय जनता पार्टी जनता दल के साथ चुनाव में उतरी 1989 के चुनाव। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिली या कहें संजीवनी मिली। ये चुनाव ऐसा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राजनीति में खड़ी हुई और उसने अपने शक्ति को प्रदर्शित किया और शक्ति को बढ़ाया। 1989 का जो चुनाव है जिसमें जनता दल बना, इसमें जनता दल ने 477 सीटों पर, 1989 का जो चुनाव है इसमें जनता पार्टी ने 433 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए। 1989 के चुनाव में जनता दल के 1989 के चुनाव में जनता दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और इसने 225 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और इन्हें 11.33% मत मिले। सरकार बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, बीपी सिंह की सरकार बनी। लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई। इस सरकार में भी परिस्थितियां ऐसी बनी कि राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पर था। 1990 की कारसेवा हो चुकी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि के लिए एक रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा को बिहार में रोक लिया गया। आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे जनता दल की तरफ से। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार बन गई। उसके बाद फिर से चुनाव हुए और ये पहला चुनाव जो सरकार गिरने के बाद हुआ ये 1991 का था। ये मध्यावधि चुनाव था। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि जनसंघ के बाद बना हुआ दल है, इसने 468 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और इनके 120 सांसद जीते।
20% इन्हें मत मिले। 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 471 सीटों पर चुनाव लड़ा, 161 प्रत्याशी जीते, 20.29% मत मिले। 1998 में फिर मध्यावधि चुनाव हुआ, इसमें 388 सीटों पर चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, 182 सीटें जीती, 25.59% वोट मिले। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 में फिर मध्यावधि चुनाव हुए, अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, 182 सीटें फिर जीती और 23.75% मत मिले। इसके बाद 2004 का चुनाव हुआ। 2004 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस की सरकार बनी। 2004 के चुनाव में 364 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन 138 सीटें ही जीत सकी और 22.16% इन्हें मत मिले। 1 से 1.5% के बीच इनके मतों में कमी हुई। 2009 के चुनाव में फिर कांग्रेस की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी 433 सीटों पर चुनाव लड़के 116 सीटें ही जीत सकी। 18.05% मत मिले, यानी कि मत प्रतिशत में 2 से 3% के बीच की कमी फिर हो गई। लेकिन 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और सत्ता में वापसी की। ये वही समय है जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी। तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे और इस चुनाव में जो माहौल बना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। इस चुनाव में 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 428 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 282 सीटें जीती। 20.58% वोट मिले। ये 20.58% वोट उन सीटों के हैं, मत प्रतिशत पूरे देश का है, और जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उनका मत प्रतिशत 31.34% है, यानी कि कुल लड़ी हुई सीटों में 31.31% वोट मिले। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनाव साबित हुआ और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के इतिहास का सर्वाधिक उपलब्धि वाला और सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर पर जीत दिलाने वाला चुनाव साबित हुआ। इसमें रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। 2019 में 436 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे और 303 सीटें जीती। ये भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एक बार पुनः प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और इस चुनाव में 25.12% वोट मिले। ये पूरे देश का प्रतिशत है। जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उसके अनुसार अगर प्रतिशत देखें तो 37.77% वोट मिले, यानी 38% वोट भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किए। यह है भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का चुनावी सफर जो हमने जाना। अब इस सफर के दौरान या सफलता के दौरान भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या कहें कि एक विचारधारा आधारित पार्टी का जो शासन रहा, उसमें केंद्र की सत्ता में पहली बार भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के नेता 1977 में आए थे। तब कई विचारधाराओं के साथ मिलकर पार्टी बनी थी जनता पार्टी। उसमें बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी कि ये अपनी नीतियों को लागू कर पाते, लेकिन फिर भी अटल जी ने एक इतिहास रचा। अपने विदेश मंत्री के काल में उन्होंने पहचान बनाई, पड़ोसी देशों के साथ संबंध मधुर बनाए, और वो वही समय था जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में गए और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। ये उल्लेखनीय बात रही। उसके बाद जब फिर से सरकार में आए तो 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार मात्र 13 दिन चली थी। इसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 13 दिन सरकार चलाने के बाद बहुमत सिद्ध नहीं हुआ था और अटल जी ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बन गई थी। लेकिन 1998 में फिर चुनाव हुआ
1998 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, 1999 भी प्रधानमंत्री बने। एक तरह से लगभग 7 साल 13 महीने 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। इस सरकार का कार्यकाल उल्लेखनीय है। देश में आर्थिक प्रगति के रूप में और पड़ोसी देशों के साथ संबंध मधुर बनाने के रूप में, राष्ट्र की सुरक्षा के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। हालांकि इसी बीच में 1999 में भाजपा की सरकार केंद्र में रहते हुए देश को एक युद्ध भी लड़ना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जीतते हैं। इस निर्णायक युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की। इसके बाद जो सरकार बनी ये 2014 में बनी। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इतिहास रचा। भारतीय जनता पार्टी ने इस अपने लंबे जो उनका सफर है, इसमें ये जानना भी जरूरी है, जान लेते हैं क्या उन्होंने अपनी नीतियों को जो जनसंघ ने स्थापित की थी उन्हें छोड़ा या उन पर कायम है। तो निष्कर्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ की नीतियों को नहीं छोड़ा, बल्कि उनको और बेहतर तरीके से लागू किया। जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी जनसंघ के समय से, धारा 370 कश्मीर से हटाई जाए, इसको भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। 2019 में 5 अगस्त को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 हटाने की घोषणा कर दी और एक चिर प्रतीक्षित मांग पूरी की। ये ऐसी मांग थी क्योंकि धारा 370 के कारण ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी हुआ था। इस मांग को पूरा किया। इनके इसी कार्यकाल में 2014 से और अभी तक का जो कार्यकाल चल रहा है, इसी में राम जन्मभूमि की जो मांग थी वो भी पूरी हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, हालांकि वो न्यायालय का फैसला है, सरकार का फैसला नहीं है। उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। महत्वपूर्ण रूप से आर्थिक स्थिति में भी देश के सुधार हुआ है, विकास की गति भी बढ़ी है और भारतीय जनसंघ के नेताओं ने जो सपना देखा था, भारतीय जनसंघ के नेताओं ने जो नीति स्थापित की थी, हिंदुत्व की नीति और राष्ट्रवाद की, उस पर भारतीय जनता पार्टी आज भी कायम है और नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, ये बात भी सही है कि गांधीवादी समाजवाद का जो नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, आज की भारतीय जनता पार्टी गांधी जी को भी सम्मान देती है, पूरी तरह से सम्मान देती है। और गांधी जी की 150वीं जयंती पूरे होने पर पूरे देश में जिस तरह से आयोजन किए गए, जिस तरह से सम्मान व्यक्त किया गया, यह भी उल्लेखनीय है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बीच का रास्ता चुनकर, या ये कहें कि राष्ट्रहित का, राष्ट्र के लिए जो उपयोगी हो, जो उचित हो, उस मार्ग पर चलना तय किया है। और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक का सफर एक शानदार सफर रहा है। इसमें जहां देश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की, उसी ने अनेक राज्यों में सरकार भी बनाई। आज भी 16 राज्यों में सरकार है। कई राज्य ऐसे हैं जहां सरकार रही है और आती जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता आज केंद्र में सत्ता में हैं, इसके अलावा देश के जो राज्य हैं उनमें भी जनसंघ काल से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच में कई बड़े नेता और महत्वपूर्ण नेता हुए, जिनमें अगर नाम लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, मध्य प्रदेश में वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे और हिमाचल में शांता कुमार, दिल्ली में मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा जैसे अनेक नेता जनसंघ की ही देन थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी काम किया। एक समय ये पार्टी अटल अडवाणी की पार्टी के रूप में जानी जाती थी। आज की भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जैसे प्रभुत्व वाले और विजनरी नेता नेतृत्व कर रहे हैं। और उम्मीद की जाती है कि जनसंघ के समय जो नीतियां तय हुई थी उसमें एक समान नागरिक संहिता भी थी। समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी
संभवतः आने वाले समय में पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के उद्देश्यों को पूरा करके और आगे बढ़ेगी और देश को परम वैभव पर पहुंचाने वाली ये पार्टी बनेगी। जो सपना था और जो भविष्यवाणी है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सपना भी पूरा होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।